हाँ बेटा, सबसे पहले चैनल नेम फिजिक्स वाई सतीश चंद्र। तो इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट किया था टॉपिक कौन सा? करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बेटा, देखो बेटा, इसके बाद में जो आज का टॉपिक हमें करना है वो कौन सा है? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध। अब बेटा यहाँ पे ना सबसे पहला समझने वाला पॉइंट क्या है? अच्छा, इसमें अनुगमन वेग होता क्या है? इस चीज को मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी कंडक्टर को अगर हम बैटरी से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं ईएमएफ सोर्स से, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब बीच में क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर जो है वो पॉजिटिव आयंस से होती है, तो इस कारण से इनकी एनर्जी लॉस होती है, जिससे ये एक हाई स्पीड गेन करना इनके द्वारा इम्पॉसिबल है। तो ये बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी से आगे की ओर चलते हैं। उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड है। यही जो सूक्ष्म वेग होता है, यही जो स्मॉल वेलोसिटी होती है, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग, अपवहन वेग और घसीट वेग। और ठीक है भाई। अब बेटा इसके बाद में इसका फॉर्मूला कल आया था BD = EV/MEL। तो इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी था कौन सा? EV/τ/MEL। इसमें E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जिस चालक में इलेक्ट्रॉन का हम अनुगमन वेग ज्ञात कर रहे हैं, उसके दोनों एंड्स के बीच में ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर PD। और टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है। ये दो सक्सेसिव या दो कॉन्सेक्यूटिव या दो एक के बाद एक टक्करों के बीच का टाइम है। जैसे इसकी एक बार टक्कर हुई यहाँ पे, फिर आगे वाली टक्कर, इन दोनों के बीच का टाइम है। एमी क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में सर यहाँ से आता है तुम्हारा कौन सा? देखो, तो बिकॉज यहाँ से आपको पता है कि बेटा, यहाँ से आपको बताऊं, हाँ ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? इसमें वैद्युत धारा में और अनुगमन वेग में संबंध। तो इसको समझना है ध्यान से। यहाँ पे मैंने सबसे पहले किया कि जैसे मान लेते हैं ये क्या है? कोई चालक है, ठीक है। अब इस चालक में क्या है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है स्मॉल n। एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या स्मॉल n है। अब यहाँ से सर इसका क्या है? और इसका सेक्शनल एरिया हमने यहाँ पे मान लिया कैपिटल है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। अब क्या करेंगे बेटा? इसमें आपको समझना क्या है कि सबसे पहले आपको पता है एक ही फॉर्मूला I = Q/T। और Q/T का मतलब क्या है? कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड। इसमें पॉइंट क्या आता है कि अब कहीं पर भी, ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था, बेटा। क्या ये मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में, किसी भी चालक माध्यम में अगर तुम्हें विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी हो, तो एक काम कर लो, किसी एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है, बस।
अरे इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड मेन पॉइंट। रेट का मतलब ही पर सेकंड। एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितना आवेश बह रहा है वो उसमें विद्युत धारा के मान के बराबर होगा। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, जैसे कोई सा भी मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ये मान लिया कि भाई इसमें यहाँ से इधर कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा इधर। अब सर होगा क्या? इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से वीडी, अरे है या नहीं? तो इसका मतलब हुआ कि इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी मीटर पर सेकंड है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन विल कवर वीडी मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड। एक सेकंड में ये वीडी मीटर की दूरी कवर कर लेगा। अब अगर मैं यहाँ से कहूँ, यहाँ से आ रहे इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहा कि भाई एक सेकंड में जितना चार्ज आ सकता है आ जाए। तो बीडी मीटर की दूरी तक जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे सभी आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे बेटा। अरे अगर इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड होती तो इसका मतलब है एक सेकंड में 4 मीटर की दूरी कवर करता। इसका मतलब हुआ कि 4 मीटर की दूरी तक के सभी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते। तो इतने एरिया के, इतने वॉल्यूम के सभी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना। और इसके अगर यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन से आ गए, अब क्या होगा यहाँ पे कि अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, तो वॉल्यूम swept by electrons in 1 second, in 1 second। तो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा सर आपका कितना रहे, वीडी एल और एरिया। एक सेकंड में इतने वॉल्यूम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। अब देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पार हो जाएंगे। यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में कितने स्मॉल एन है, तो तुम्हारे पास आयतन ये है तो n इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा n इंटू वी डी इंटू ए। ये क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर टोटल चार्ज अब Q इक्वल्स टू एन ई, तो Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n वी डी इंटू ए इंटू ई। ये क्या आ गया चार्ज। तो अब हमें निकालनी क्या है, करंट I। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू की वैल्यू एन ई ए वी डी, अरे एन ई ए वी डी, और टाइम की वैल्यू 1 सेकंड। देयरफॉर I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये आ जाएगी तुम्हारी इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है बेटा, ठीक। अब अगर तुम्हें इसकी स्वेप्ट, बेटा इसका अर्थ है एक सेकंड में कितना एरिया कवर कर, इतना एरिया उन्होंने मतलब इतना वॉल्यूम कवर कर दिया। स्वेप्ट का अर्थ होता है किसी चीज को पहुंचना, ठीक है ना, स्वेप्ट। अब अगर इसकी वेक्टर फॉर्म बनाऊं, वेलोसिटी का आ जाओ। हाँ वेलोसिटी क्या है, अरे बेटा इसकी अगर वेक्टर फॉर्म बनानी है ना, तो आई जी इक्वल टू कितना आ रहा है, एन ई ए बी डी। ये तो कभी वेक्टर हो ही नहीं सकती, चार्ज हमेशा स्केलर है। अब बचता क्या, एरिया, वेलोसिटी बेटा। अब इधर क्या स्केलर है, तो यहाँ पे एन ई को करो बाहर और ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर डॉट, ठीक है बेटा। अब इसी में से, यही से हमारा आ जाता है ओम्स लॉ, इसी में से जस्ट ओम्स लॉ क्या है, अच्छा जी यहाँ पे बिकॉज आई इज इक्वल टू कितना है, एन ई ए बी डी,
NA-BD, और NEA और BD की वैल्यू कितनी थी? EV टाउ अपॉन MEL, या में ME का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। तो I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A, NE स्क्वायर यहाँ पे टाउ अपॉन में ME, और यहाँ से मैं कर लूँ हो जाता है A अपॉन L इंटू में B। ठीक है भाई। अच्छा, तो V इज इक्वल टू कितना आएगा? ME इंटू L ऊपर अपॉन NE स्क्वायर टाउ, हाँ, और यहाँ से आ जाएगा L अपॉन A इंटू में I। इस बार आ रहे जाओ है ना बेटा? अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पर पॉइंट क्या है? तो ये यहाँ पर इक्वेशन लास्ट में आता है। अब तुम्हें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है अंकित, तो आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है कोई पर्टिकुलर मटेरियल के। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, टाउ की वैल्यू कांस्टेंट। तो ये पूरी चीज क्या है बेटा? कांस्टेंट है। और ये सारी क्वांटिटी जो इसमें आती है इनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। अब बचती क्या है? L और A। ये तो कांस्टेंट है ये। अब ओम्स लॉ बताता है कि L और A और कांस्टेंट हो जाए। L और A होती है, ये होती है फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल ज्योमेट्री। तो हमें ओम्स लॉ यहीं से आ जाता है कि अगर ये और कांस्टेंट हो जाए तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। इसलिए यहाँ पर ओम्स लॉ बताता है इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर remains constant, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें, भौतिक अवस्था स्थिर रहें, तो ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन L अपॉन NE स्क्वायर A। ये पूरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हिंदी में विद्युत प्रतिरोध। ठीक है। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा V इक्वल टू RI, तो V डायरेक्टली टू द I, ये है ओम्स लॉ। ठीक है बेटा। इसमें क्या है कि अगर भौतिक अवस्थाएं स्थिर होती है तो किसी चालक के मतलब किसी चालक में बहने वाली धारा उस चालक के दोनों सेलों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है, अनुपाती। अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होंगी तो करंट जो फ्लो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये है तुम्हारा बेटा ओम्स लॉ। ठीक है, टाइम देखो 13 मिनट। अब इसमें क्या है बेटा? तो R की वैल्यू कितनी आई? MEL अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ये क्या था? विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये R की वैल्यू। अब इसमें यहाँ से पॉइंट आता है बेटा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग R को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटा सबसे पहले अगर चर्चा कर ले तो हम करते हैं चालक की लंबाई। चालक की लंबाई लेंथ ऑफ कंडक्टर।
अब चालक की लंबाई आती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या है आपका बेटा कि जैसे r इज इक्वल टू, और इसको मैं एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर और टाउ को कर दूं अलग और इसको कर लूँ अलग। अब ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट है बेटा, और ये अपने आप में अलग से कांस्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका सिंबल आता है रो, और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, ठीक है बेटा। अब आर में और रो में अंतर क्या है, ये प्रॉपर्टी आर तो डिपेंड करता है मैटर मटेरियल प्लस फिजिकल कंडीशन दोनों पे, जो मटेरियल और ये केवल मैटर पर ही डिपेंड है, मटेरियल पर ओनली। ये फिजिकल कंडीशन से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये पदार्थ और भौतिक अवस्था दोनों पे डिपेंड है, जबकि ये केवल पदार्थ पे डिपेंड है, भौतिक अवस्थाओं पे डिपेंड नहीं है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से ये केस आता है क्या कि अगर एरिया को भी अगर हम कांस्टेंट कर ले तो आर डायरेक्टली होता है एल। इसका मतलब क्या है, जितना लंबा चालक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा, लेंथ जितनी ज्यादा आर की वैल्यू उतनी ज्यादा। अब इसमें क्या है कि इफ एल becomes n times keeping mass constant, मतलब यदि लंबाई एरिया कम होगा को n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए और द्रव्यमान स्थिर रहे, एरिया कम होगा। अब क्या करेंगे सर, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, या इसको यहाँ क्या मान लेते बेटा टी, काट दें। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। A1 की वैल्यू A और L की वैल्यू है, A2 की वैल्यू निकालनी है, L2 की वैल्यू NL, क्योंकि हमने लंबाई को कर दिया n गुना, लेंथ बिकम्स n टाइम्स L थे L का, A2 इज इक्वल टू A अपॉन N, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू था रो L अपॉन A, R2 इज इक्वल टू रो L2 की जगह पे NL और एरिया की जगह पे AYN। तो इसका मतलब हुआ कि n स्क्वायर रो L अपॉन A, ठीक है बेटा। अगर इसमें मैं कर लूँ R1 अपॉन R2, इसमें इसका डिवाइड तो सब कट जाएंगे, 1 अपॉन n स्क्वायर, तो इसका मतलब है R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R। इसका मतलब है अगर तुमने उसकी लंबाई को n गुना कर दिया, प्रतिरोध जो है वो n स्क्वायर गुना हो जाएगा। लंबाई को अगर तुमने कर दिया 4 गुना तो R विल बिकम 16 टाइम्स। तो ये तो था बेटा R की L पे डिपेंडेंस, कि मतलब R जो है L पे कैसे डिपेंड करता है। अगला आता है एरिया, दूसरा। अब अगर एरिया की बात आती है सर, तो फिर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इसका मतलब हुआ और ये R इनवर्सली टू A, और यहाँ पे क्या है कि इफ एरिया बिकम्स N, मतलब N टाइम्स, तो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, L1 A1 फिर से दोबारा से L2 A2, तो L1 L ही कर लो, ये एरिया कर दो, L2 निकालनी और एरिया N। तो इसमें से एरिया काट दो, L2 इज इक्वल टू L अपॉन N, L अपॉन N। तो यहाँ से तुम्हें अब करना क्या है, A अपॉन R1 इज इक्वल टू, तो रो L अपॉन A ही है, और यहाँ से क्या R2 इक्वल टू रो L अपॉन N, R2 इज इक्वल टू बेटा रो L अपॉन N, L की वैल्यू आ गई L अपॉन N, और एरिया कर दिया NA, इसमें इसका डिवाइड कर दो, रो से रो L से L, ये 1 अपॉन n इसका टाइम हो और जाएगा। ये क्या है, अच्छा बेटा का बन जाएगा ऊपर, तो N स्क्वायर, देयरफॉर यहाँ से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर,
R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन में n। इसका मतलब है अगर तुमने एरिया n टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है वो 1 अपॉन n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये कंडीशन है भाई। अब सुनो, इसके बाद में और आता है तीसरा फैक्टर। कौन सा? तीसरा फैक्टर आता है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर। इसके बाद डायरेक्टली हो तो रेजिस्टेंस बताओ। हाँ, तीन के समझो। तीसरा फैक्टर आता है एट टेम्परेचर, ताप पर। सेमी ठीक है, अब इसमें क्या है, क्योंकि R इज इक्वल टू कितना था भाई, MEL अपॉन n ई स्क्वायर एटा। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो डेंसिटी तो इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा इस पे। क्यों? अब बेटा कैसे कि ये अगर कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव आयंस हैं ऐसे करके यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर मतलब इनमें से होकर के जा रहे हैं, मतलब इनके पास से होकर। तो ये फ्री है लेकिन ये फ्री नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष मतलब मीन पोजीशन के अबाउट करते क्या है, वाइब्रेशन होते तो है आयंस। ऐसे अब अगर इनका तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ने से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो एनर्जी बढ़ी तो फिर इनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, मतलब इनके कंपनों का आयाम। मतलब अगर ये कर रहा था पहले कंपन इतने था, तो अब करेगा इतने था। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स, टक्कर पहले से जल्दी होंगी, फास्ट होंगी। और अगर टक्कर जल्दी होती है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और टाइम की वैल्यू कम हुई तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आता है आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी। ये फॉर द कंडक्टर। इसलिए ताप बढ़ाने पर आर का मान बढ़ जाता है। अब इसमें अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, टाइम भाई 23 है। प्रतिरोध ताप गुणांक बेटा, इसको बोलते क्या है हम, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल रेजिस्टेंस। और इसका मात्रक यूनिट आती है पर सेल्सियस, मतलब सेल्सियस पे इनवर्स। अब बेटा इसमें क्या, चालकों में तो ताप बढ़ाने पर आर का मान बढ़ता है, लेकिन अर्धचालकों में सेमीकंडक्टर में कम होता है। मतलब सेमीकंडक्टर में कम होता है। क्यों होता है कम, इस चीज को मैं तुम्हें बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर की कंस्ट्रक्शन होती है टेट्राहेड्रल इस टाइप से, जैसे कि सिलिकॉन, और यहाँ पर इनके होते हैं आपस में बॉन्ड्स ऐसे। जब तुम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हो, R इज इक्वल टू क्या, ml अपॉन में n e स्क्वायर एटा, तो इसकी वैल्यू तो कम होएगी, जैसे अभी बताया। अब इसमें क्या है, जैसे ही तुम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनकी एनर्जी बढ़ती है, तो इनके बीच में बनने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाएंगे। और बॉन्ड अगर टूटते हैं तो एक साथ बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स अराइज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और आयंस उत्पन्न होते हैं। और जब किसी भी मीडियम में, किसी माध्यम में अगर आयंस की वैल्यू बढ़ जाती है, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस मीडियम की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब चालकता। और अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है रेसिस्टिविटी कम होगी। अब इसकी वैल्यू कम होती है लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है,
अब इसकी वैल्यू लेकिन इसके कंपेयर में ज्यादा पड़ती है, जी तो ओवरऑल कम होता है। तो यहाँ से आता है आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी, बट इसमें अल्फा की वैल्यू माइनस में होती है, अल्फा की वैल्यू माइनस में होती है। तो इस कारण से दोबारा पॉइंट ये है कि अगर किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। अब इसके बाद में ठीक है, 30 अब यहाँ पर बच जाता है क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अपघट्ट। इसमें भी होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट का अर्थ है कि जैसे H2SO4 है, कोई बैटरी, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसमें होता क्या है कि आयंस की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना, विस्कोसिटी हो जाती है कम। तो इस कारण से इनकी भी जो रेसिस्टिविटी है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। ये कहानी तुम्हारी है आर के बारे में। एल पे डिपेंड होता है, एरिया पे डिपेंड होता है और ताप पे होता है, ठीक है। तो इनकी भी तुम्हारी घट जाएगी, घट जाता है, क्योंकि इसमें जो आयंस होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है बेटा, और कुछ मॉलिक्यूल्स में जो है एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो उनके टूटने के कारण भी ज्यादा आयंस पैदा हो जाते हैं। अरे एक फॉर्मूला में इसका इसी से बड़े करना नहीं सेम। इसमें एक ही चीज ध्यान रखो बस कि जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाते हैं उतनी उसकी कंडक्टिविटी, चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आगे कल पढ़ाएंगे, बंद करो।